बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 12th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फ्रॉम द सॉलिड्स। पहले हम देखेंगे इसमें कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड कितनी टाइप्स के होते हैं, एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो पहले हम देखते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपको पता है देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने चैप्टर में पढ़ा भी था, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट को आपने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये देखिए आपके पास कार है, ये ब्लॉक्स हैं, रॉक है, टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज़ जिसकी एक ख़ास शेप हो, एक ख़ास वॉल्यूम हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक ख़ास पैटर्न में पैक्ड होते हैं सो दैट दे कैन ओनली वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। जैसा देखें ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड फॉर्म में हैं एक ख़ास पोजीशन पे, तो इसलिए ये फ़्लो नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इनमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, दे ओनली पोजेस द वाइब्रेटरी मोशन। दे आर रिजिड एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। देखिए आपकी चेयर है, टेबल है, तो उसे आप पिचका नहीं सकते, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से आप गैसेस को या लिक्विड्स को कर सकते हो, और ये ठोस होती हैं, सख्त होती हैं। ठीक है, सो सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड दे कैन चेंज शेप इफ़ ऑल्टर्ड। मतलब कि अगर आप उसको किसी शेप में करेंगे, किस तरह से करेंगे कि तोड़ देंगे, ठीक है, तो अपनी शेप चेंज कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। सॉलिड का आपको पता चल गया, सॉलिड क्या है? सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास जो है वो सेम शेप, फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो इस केस में अगर सेम शेप और डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ़्लो नहीं कर सकते, तो इसी बेस पे हमारे इर्द की जो सॉलिड चीज़ें नज़र आती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। दे माइट बी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनके जो पार्टिकल जिनसे मिलके वो बने होते हैं उनकी एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में अरेंजमेंट होती है। जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास पैटर्न शो कर रहे होते हैं, जैसे सॉल्ट का है, स्नो का है, डस्ट वगैरह का है। जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ख़ास पैटर्न ऑफ रेगुलरिटी शो नहीं करते। जैसे आपके पास बटर है, रबर्स है, बटर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये ऐसे ये हैं, तो ये भी सॉलिड, इनका फ़िक्स शेप है, फ़िक्स वॉल्यूम है, बट इनके जो एटम या मॉलिक्यूल जिस चीज़ से वो मिलके बने हैं वो एक ख़ास रिपीटेड पैटर्न में मौजूद नहीं होते। सो पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखेंगे, फिर एमॉर्फिस को देखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स भी कहा जाता है इन्हें। दे हैव द distinctive internal structure that in turn leads to distinctive flat surfaces और faces। इनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास इनका इंटरनल फेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये एक रिपीटेड पैटर्न शो करते हैं। द फेसेस इंटरसेक्ट एट एंगल दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस। जब हम इसे एक्सरे से एक्सपोज करते हैं तो एक ख़ास पैटर्न आपको नज़र आता है। जबकि अमॉर्फिस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये क्या हैं? दे आर मेड अप ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट फॉर्म डेफिनेट पैटर्न और लैटिस स्ट्रक्चर। ये ख़ास पैटर्न, एक ख़ास स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसमें जो आपके पास एटम्स हैं, सो अमॉर्फिस सॉलिड्स वो हैं जिसमें जिससे मिलके वो बने हुए हैं एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से, वो एक ख़ास पैटर्न में मौजूद नहीं होते, इनमें ऑर्डरनेस नहीं होती। अमॉर्फिस सॉलिड्स दे डोंट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस बट दे डू हैव वैरायटी डिग्री ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस। ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का भी मैं आपको आगे बताती हूँ ये क्या होता है। लॉन्ग रेंज में क्या है कि पूरे एक्सटेंसिव
ली स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ तक सॉलिड का जा रहा है वहाँ वहाँ तक जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में है, जबकि शॉर्ट रेंज में क्या होता है कि वही ऑर्डरनेस एक ख़ास जगह पे तो होता है, बाकी जगह पे वो नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड्स which do not have any definite geometrical shape, they are called as amorphous solids। इनकी कोई geometrical shape नहीं होती, कोई ख़ास geometrical shapes आपको पता है क्या होती हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, जिनकी क्या होती है ख़ास लेंथ होती है, एक ख़ास एंगल होता है, फेसेस होती हैं। तो इसी तरह से ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी कोई geometrical shapes नहीं होती, ये they are considered to be supercooled liquid in which the forces of attraction holding the molecules together is so great that the substance is rigid and there is no regularity of the structure। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं जिस तरह जिस पोजीशन में वो लिक्विड में थे, रैंडम थे, फ्लो कर सक रहे थे, तो वो उनकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो वहीं जम गई हैं। इसको यूँ कह सकते हैं कि लिक्विड की तरह रैंडमनेस है और वो वहीं जम गई हैं, इसीलिए इनको सुपर कूल लिक्विड्स कहा जाता है। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ये एक टेम्परेचर पे सॉफ्ट होना शुरू होते हैं। एंड दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉफ्ट होना शुरू हुए हैं तो 330 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सॉफ्ट होते रहेंगे, एक ख़ास पॉइंट पे वो टेम्परेचर पे नहीं होते। तो ये देखें यहाँ पे आपको बहुत क्लियर जो है वो डिफरेंस पता चलेगा बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, ये देखिए इनमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, देखिए ये एक पैटर्न है जो पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये ख़ास एटम मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस का उसका एक पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है लॉन्ग, मतलब जहाँ जहाँ तक ये स्ट्रक्चर जाएगा वहाँ वहाँ तक यही पैटर्न नज़र आएगा, तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस है। जबकि अगर हम अमॉर्फिस को देखते हैं तो अमॉर्फिस में यही वाला ऑर्डर कहीं कहीं नज़र आ जाएगा, यहाँ नज़र आ गया या और किसी स्ट्रक्चर में इस जगह पे नज़र आ गया कहीं कहीं, तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस है, मतलब कहीं कहीं पे ऑर्डरनेस है। लेकिन अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो ओवरऑल इसमें ऑर्डरनेस नहीं है। ये आपके पास एक बहुत वेल नोन एग्जांपल है सिलिका की। सिलिका क्या है, इट कैन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एज वेल एज इन अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये क्वार्ट्ज की फॉर्म में होते हैं और अमॉर्फस फॉर्म में ये ग्लास की फॉर्म में होते हैं। अब सिलिका का स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज़ SiO2। एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन होती हैं, ये इसकी वो मतलब होता है 2 ऑक्सीजन होती हैं सॉरी, और एक ऑक्सीजन जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो 2 ऑक्सीजन में एक सिलिका, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये देखिए आपको एक हेक्सागोनल स्पेसिस की फॉर्म में नज़र आ रहा है। इनमें इस तरह से ये हेक्सागोनल स्पेसिस हैं, इस तरह से इसका एक रेगुलर पैटर्न है हेक्सागोनल पैटर्न। लेकिन अगर हम ग्लास में देखते हैं तो ये हेक्सागोनल पैटर्न आपको इस जगह तो नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे शॉर्ट रेंज में नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग रेंज में वो चीज़ एब्सेंट है। तो ये आपको बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है क्रिस्टलाइन की और अमॉर्फस की। अगर हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का पहला आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, शेप एंड द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। शेप में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये आगे हम इन तमाम पॉइंट्स को इलेबोरेट भी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, मतलब उनके ख़ास एंगल, लेंथ, फेसेस होती हैं, जबकि अमॉर्फस की इर्रेगुलर शेप होती है। फिर चूँकि इनकी शेप सेम है तो इनका एक शार्प और करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट आता है। फिर क्लीवेज, इसको हम एक शार्प एज टूल की मदद से कट अप कर सकते हैं इनटू 2 पीसेस, ठीक है, एक शार्प एज के साथ, जबकि इसको हम कट नहीं कर सकते, इसमें इरेगुलर सरफेसेस के साथ कट किया जाता है। इसकी एक डेफिनेट और करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है, जबकि इसकी इनडेफिनेट है, कोई ख़ास नहीं होती। दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। दे आर ट्रू सॉलिड्स, जबकि इनको सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है।
इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस है और इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस मौजूद है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट आ जाएं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच वी हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस शो कर रहा है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। अब उसकी हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ज्योमेट्रिकल शेप। ये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इस तरह से एक ख़ास पैटर्न में लेंथ के साथ और एंगल्स के साथ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसकी एक ख़ास शेप है जैसे सोडियम क्लोराइड है। और अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सोडियम क्लोराइड का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है, नेफ्थलीन का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है। आइस इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, नेफ्थलीन मेल्ट्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन तमाम का एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे वो मेल्ट होती हैं और उसी टेम्परेचर पे पूरे का पूरा सैंपल मेल्ट कर जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो अभी भी आपने पढ़ी थी, इट इज़ द क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स क्या हैं कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कट करते हैं, देखिए यहाँ से कट किया तो बिल्कुल शार्प बाउंड्री के साथ ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करती हैं। जबकि अमॉर्फिस सॉलिड जब उसे हम कट करेंगे तो इसकी जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होगी, ये इरेगुलर शेप के साथ कट अप करेगा। सो दे अमॉर्फिस सॉलिड दे डू नॉट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी। इस चीज़ को हम क्लीवेज प्रॉपर्टी को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें चूँकि अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल रेगुलर है, तो अगर हम इसको इस क्लीवेज प्लेन से कट करेंगे तो ये कट अप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस क्लीवेज प्लेन से कट करना चाहेंगे तो इस क्लीवेज प्लेन में नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट हो गए हैं, तो यहाँ से इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो अमॉर्फिस है उसमें इस किस्म का पैटर्न आता है, जबकि क्रिस्टलाइन में इस किस्म का पैटर्न आता है। दैट्स वाई दे हैव द क्लीवेज प्लेन एंड दे कैन कट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। All the crystal they show anisotropy. It means certain chemical and physical properties they are directional. किसी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी कुछ होगी और किसी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी कुछ होगी। इसमें आपके पास हार्डनेस, क्लीवेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि किसी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी और किसी डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी कम होगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि some of the properties like electrical resistance, refractive index, they show different value when measured along some different directions. वो वजह क्या है कि इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो आपके पास इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है? आपके पास ये एक बड़ा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आ रहा है, फिर एक ख़ास डिस्टेंस के बाद एक पार्टिकल आ रहा है, फिर एक ख़ास डिस्टेंस के बाद वो इस डायरेक्शन में एक बड़े बड़े एटम्स आ रहे हैं, ए टाइप के या बी टाइप के, या तो ए टाइप के आ रहे हैं या बी टाइप के आ रही हैं इस एक डायरेक्शन में। जबकि हम इसी एटम, इसी मॉलिक्यूल की या इसी कंपाउंड की दूसरी डायरेक्शन देखें, इस डायरेक्शन में देखें, तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक बड़ा एटम आ रहा है, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। तो ये आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ए बी और सी डी। इन दोनों डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है उनका साइज़ है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी। एंड दिस चेंज इन प्रॉपर्टी विद डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपी। इसको बहुत हम वेल नोनली डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट। ये देखिए हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्रेफाइट इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर। ये देखें, ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे कार्बन, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है विद द एडजेसेंट कार्बन। ये एक कार्बन है जो कि 3 एटम के साथ ज्वाइन कर रही है, 1 2 एंड 3। तो ये एक कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है। फिर ये आपके पास सेकेंड लेयर है, फिर नीचे थर्ड लेयर है।
अब इस केस में जो यहाँ पे बॉन्ड हैं, जो ये वाले बॉन्ड बन रहे हैं, ये तो कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड बना सकती है, अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी है, 4th वैलेंसी। तो वो क्या करेगी, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये लेयर्स आपस में परपेंडिकुलरली वीक फोर्सेस बनाएंगी विच हेल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर। तो आपके पास एक ये लेयर स्ट्रक्चर आ गया, एक ये लेयर स्ट्रक्चर आ गया और एक ये लेयर स्ट्रक्चर आ गया, और इनके दरमियान वीक फोर्सेस क्रिएट हो गई। अब इस केस में क्या है कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो वीक फोर्सेस हैं ये ब्रेक हो जाएंगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे कैन ईजिली फ्लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन पॉसिबल है और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इफ़ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, इस प्लेन से परपेंडिकुलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और वो ब्रेक नहीं होंगे, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो ग्रेफाइट है इट ओनली अ गुड कंडक्टर इन पैरेलल डायरेक्शन। ये देखिए ये लेयर्स हैं और लेयर्स के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, परपेंडिकुलरली इसके फील्ड पॉसिबल नहीं होती। तो ये बहुत वेल नोन एग्जांपल है एनिसोट्रॉपी की विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी भी क्रिस्टल पे अगर किया जाए तो उसके बाद आइडेंटिकल चीज़ प्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाता है, जैसे देखिए आपके पास एक ये स्केयर है, इस स्केयर को अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह इस स्केयर को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या अगर मैं इस स्केयर को यहाँ से करूँ तो इक्वल पार्ट्स में, तो आपके पास कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसकी वजह से सेम चीज़ प्रोड्यूस्ड हो वो हमारे पास कहलाती है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या चीज़ है? इसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे एक ये क्यूब है, इसे कट किया गया है, तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज़ को आप कट कर सकते हो 2 हिस्सों में, तो ये आपके पास क्या है कि when divide a crystal into 2 halves it is a mirror plane, it is called plane of symmetry। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रोटेट करवाओ एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये आपके पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जी एक्सिस, तो इनके अलोंग इसे रोटेट करवाना है किसी भी डायरेक्शन में इस तरह तरीके से कि सेम चीज़ आ जाए। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज़ पैरेलल टू द एज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 क्रिस्टल फेसेस। ये 2 क्रिस्टल फेसेस है, इसके इंटरसेक्ट पे आपके पास एक लाइन है जो उसको पास करके या तो बाइनरी मतलब कि 180 डिग्री की रोटेशन है बाइनरी में, ट्राइगोनल 120 डिग्री की रोटेशन है, टेट्रागोनल 90 डिग्री की रोटेशन है, या हेक्सागोनल 60 डिग्री की रोटेशन है कि आपके पास सेम चीज़ प्रोड्यूस्ड हो जाए। तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और लास्ट आ जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज़ द इमेजिनरी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। इस तरह से सेंटर से वो पास करे कि तमाम के तमाम पॉइंट्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ द पॉइंट such that any line draw through it will meet the surface of the crystal at the equal distance or either side। तो वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये देखिए ये आपके पास है, इसके दरमियान में एक पॉइंट है। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सेम डिस्टेंस जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से नीचे जाएंगे और इधर ऊपर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो सेंटर में इसके एक पॉइंट आ गया है जिससे तमाम के तमाम पॉइंट्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इट इज़ द रिफ्लेक्शन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। ये देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसकी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि इसको हम
सॉरी, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि इसको हम मूव करवा सकते हैं इन सारे एक्सिस के थ्रू। ये देखिए, ये 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। तो इन तमाम एक्सिस के थ्रू उसको रोटेट करवाया जा सकता है। और इसमें ये तमाम के तमाम प्लेन्स हैं, इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, यूँ कट किया जा सकता है, इस तरह कट किया जा सकता है, इस तरह कट किया जा सकता है, इस तरह कट किया जा सकता है। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, प्लेन्स। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें सिमेट्री मौजूद होती है through all these symmetry elements, that is the center of symmetry, plane of symmetry and the axis of symmetry. Next है आपके पास crystal habit. Crystal habit is the ideal shape of crystal faces and the ideal faces require ideal growth condition. मतलब आपके पास कोई भी क्रिस्टल जो है वो एक ख़ास पैटर्न में ग्रो होता है, उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। आपके पास कोई क्रिस्टल या तो क्यूबिक फॉर्म में ग्रो होगा तो वो हमेशा क्यूब की फॉर्म में होगा, उसमें वही एंगल्स, वही फेसेस डेवलप होंगे। अगर वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है, ब्लेड्स की फॉर्म में है, हेक्सागोनल प्रिज्म, डोडेकाहेड्रल, कंपाउंड फॉर्म्स, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ये तमाम के तमाम डिफरेंट फेसेस, एंगल्स हैं जिसमें कोई भी क्रिस्टल ग्रो होता है। तो इट इज़ द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल कि वो एक ख़ास पैटर्न में ही ग्रो होता है। ये देखिए, ये आपके पास डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टल ग्रो करवाते हैं, तो क्रिस्टल एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास फॉर्म में ग्रो होता है, विच इज़ कॉल्ड एज द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, दे ऑल शो द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस शो करते हैं, इट इज़ isomorphism. Isomorphism is the phenomena in which two different compounds they have the same shape. Iso mean same, morph mean shape. It was discovered by Mitscherlich in 1819 कि ये दो कंपाउंड थे, इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला इन दोनों का फॉर्मूला चेंज है, बट देयर स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इट इज़ द सेम. सो substances, they are said to be isomorphous, which are in similar in crystalline form and in chemical properties but can be represented by the similar formula. So इनका आपके पास सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए, आपके पास कॉपर है और सिल्वर है। कॉपर एंड सिल्वर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों ये क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये नीचे आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा आपके पास क्यूबिक सिस्टम की और भी एग्जांपल है, जैसे है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि जितने भी एटम्स हैं इसमें मौजूद, इनकी एटॉमिक रेशो सेम होगी। जैसे ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसमें 1:1, एक सोडियम एक क्लोरीन। सोडियम ब्रोमाइड में 1:1, मैग्नीशियम में 1:1। तो इन तमाम में जो एटॉमिक रेशो है वो सेम है। तो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना तब ऑब्जर्व होता है जब डिफरेंट एटम्स इसमें सेम एटॉमिक रेशो के साथ मौजूद होते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का, विच एग्जिबिट द रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। अब इसमें देखिए, सोडियम एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। तो इसकी एटॉमिक रेशो क्या आ गई, 1:1:3। सिमिलरली एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। तो आइसोमॉर्फ्स तब शो होते हैं व्हेन दे हैव द सेम एटॉमिक रेशो। तो एटॉमिक रेशो का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए आपके पास सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी रेशो है 1:1:3। फिर है पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, इनकी रेशो है 2:1:4। यहाँ 2 पोटेशियम है और 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर जिंक सल्फेट 1:1:4। फिर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1:1। तो ये इनकी एटॉमिक रेशोज़ हैं और इनका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से, जिनकी सेम एटॉमिक रेशो होगी उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है।
अब जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, जैसे अगर आप कहें कार्बोनेट है या नाइट्रेट है या सल्फेट है, क्रोमेट है, ठीक है, इनका भी स्ट्रक्चर सेम क्यों आ जाता है? इनका स्ट्रक्चर इसलिए सेम आ जाता है क्योंकि ये देखिए, ये आपके पास कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है और ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, इनकी ज्योमेट्री सेम होती है, दे एग्जिबिट द सेम शेप्स। सिमिलरली सल्फेट हैं या कार्बोनेट क्रोमेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरह से। सल्फेट की यूँ होती है, ठीक है, इसी तरह से क्रोमेट की ऐसे होती है, ठीक है। तो इन दोनों की ज्योमेट्री सल्फेट की क्रोमेट की भी सेम है, इसी वजह से ये सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट इनके लिए सेम चीज़ क्या है कि इनके एटॉमिक रेशियोज इक्वल हैं। उसके बाद दूसरा एक फिनोमेना आ जाता है विच इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि स्ट्रक्चर या केमिकल कंपाउंड एक है लेकिन वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन शेप। ये उलट है आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड थे, उनका स्ट्रक्चर सेम था। इसमें एक कंपाउंड है और उसका आगे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें आपके पास ये देखें डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाती हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फ़र्क है। आइसोमॉर्फिज्म इज़ द सिमिलैरिटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड। फिर आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइडेंटिकल जो क्रिस्टलाइन शेप है वो आइडेंटिकल होती है, जबकि इस केस में डिफरेंट होती है। इस केस में टू या टू से ज़्यादा कंपाउंड्स एट द सेम टाइम कंसर्न होते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फ में एक ही कंपाउंड कंसर्न होता है और एक ही के आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये एलिमेंट्स में नहीं होता, इट कैन सीन इन एलिमेंट्स। इसी तरह एटॉमिक रेशो इसमें सेम होगी, इसमें जो एटॉमिक रेशो है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये फ़र्क है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड ही एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ एलोट्रॉपी, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या फ़र्क है, सेम चीज़ है कि एक कंपाउंड है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इट रेफर्स टू द कंपाउंड, जबकि एलोट्रॉपी जो है इट रेफर्स टू द एलिमेंट। तो अगर आपने कंपाउंड की बात करनी है तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इट कैन एग्जिस्ट इन रोम्बोहिड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। अब आपको ये अजीब अजीब से नाम लग रहे होंगे, रोम्बोहिड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ये डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। इनको हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम और उनको हम कैसे आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म की तरह। इसमें एटम या एलिमेंट इट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे आपके पास है कार्बन, इट कैन एग्जिस्ट इन क्यूबिक एज वेल एज इन हेक्सागोनल। क्यूबिक फॉर्म होती है डायमंड की और हेक्सागोनल होती है ग्रेफाइट की। तो पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या फ़र्क हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी of the solid material to exist in more than one form or the crystal structure, और allotropy is the existence of two or more different physical form of the chemical element। वो crystal structure ये compound का है और ये आपके पास chemical element का है। it exists in chemical compounds, allotropy exists in elements। it describe the difference in crystal structure of compound, जबकि एलोट्रॉपी डिस्क्राइब द डिफरेंस इन एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल एलिमेंट, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में। लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज़ रिलेटेड with the polymorphism and the allotropy. It is that temperature at which two crystalline form of the same substance can coexist in equilibrium with each other। मतलब जैसे आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म में दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और एलोट्रॉपी में दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ख़ास टेम्परेचर जिसमें वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करें,
उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे देखें ग्रे टिन और सल्फ़र ये एलोट्रॉप्स हैं। टिन चूँकि एलिमेंट है तो ग्रे टिन, वाइट टिन ये एलोट्रॉप हैं, सल्फ़र, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक ये एलोट्रॉप्स हैं। तो अगर आपके पास टिन है तो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पे ग्रे टिन की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा और अबव टेम्परेचर पे वो वाइट टिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस टेम्परेचर पे दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करेंगी। सिमिलरली सल्फ़र के लिए 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जिसमें रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करती हैं। इस टेम्परेचर से नीचे खाली रोम्बिक होगा और ऊपर खाली वो मोनोक्लिनिक होगा। तो ये तो एलोट्रॉप्स। उसके बाद है पॉलीमॉर्फ्स, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक की फॉर्म में भी है और रोम्बोहेड्रल की फॉर्म में भी है विद अ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 128 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में भी है और एनहाइड्रस फॉर्म में भी है विद अ टेम्परेचर ऑफ 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म में और एनहाइड्रस फॉर्म में भी है विद अ टेम्परेचर ऑफ 32.38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर। नीचे टेम्परेचर पे वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अबव टेम्परेचर पे वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये वो टेम्परेचर है जिस पे वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में को एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके पास तमाम की तमाम थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस इज़ ऑल अबाउट सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ द क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हर एक प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये 9-10 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। ज्योमेट्रिकल शेप है, क्लीवेज प्लेन्स हैं, हैबिट है, सिमेट्री है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये तमाम की तमाम आपने अच्छी तरह से याद करनी है। कोई सी भी प्रॉपर्टी आपसे 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल। तो आपने तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। इसकी एनाइसोट्रॉपी जैसे, ठीक है, उसमें आपने ग्रेफाइट की एग्जांपल, तो इनमें तमाम में विद एग्जांपल ये आपने याद करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।